हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब तक 6th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आपको चैप्टर 8 स्टार्ट कराने वाली हूँ, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों, एनसीईआरटी मैंने क्यों स्टार्ट किया है। मैंने एनसीईआरटी इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि आपका जो बेस है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिएगा, घुमा फिरा के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। तो मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज कराती हूँ और मेरे हर टॉपिक को आप ज़रूर देखा करें। डेली मेरी वीडियोस को देखा करें, मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो। तो देखिए, आज जो हम करेंगे वो लोहे के औजार और खेती से रिलेटेड बातों को हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। देखिए, जो लोहे का प्रयोग है वो आज एक कॉमन बात है, ठीक है। लोहे की जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो डेली की ज़िंदगी है, ठीक है, डेली की जो हमारी लाइफ है उसका एक पार्ट बन गई है। तो जो ये इस महाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कौन से महाद्वीप की बात कर रही हूँ मैं? सॉरी, उपमहाद्वीप की बात। देखिए, मैं एशिया उपमहाद्वीप की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो जो महापाषाण कब्रें हैं, मैंने तुम्हें बताई थी चैप्टर 4 में कि जो महापाषाण कब्रें हैं उनमें लोहे के औजार और हथियार बहुत बड़ी संख्या में हमें मिले थे। अब क्या था कि 2500 वर्ष पहले की बात है कि लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का परिणाम हमें प्रमाण मिलता है। इसमें क्या है कि जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए जो हलों के फाल है ना, वे सभी चीज़ें शामिल है। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो लोहे का फाल है उसके इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि भाई स्टार्टिंग में जो लोहे के फाल होते थे वो कैसे होते थे स्टूडेंट्स, वो लकड़ी से बने होते थे, ठीक है। उनसे क्या करते थे हम कि जब खेती करते थे तो हमारी पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब से लोहे के फाल अस्तित्व में आए थे तब से क्या हुआ कि जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ने लगा था। तो देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। वो क्या थे कि देखिए, सिंचाई। अब समृद्ध गांव जो थे, ठीक है, उनमें बिना राजा और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, बिना राजाओं के, ठीक है। तो जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार आए, रोपाई आए, वे क्या थे, एक महत्वपूर्ण कदम थे। और जो सिंचाई थी वो इसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी। तो इस समय क्या था कि जो सिंचाई है उसके लिए नहरें, कुएं, तालाब और जो जलाशय इत्यादि हैं वो बन गए थे। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये कुछ दिखाई दे रही है ना औजार, ये क्या है भाई? ये जो है, देखिए ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हंसिया, कुल्हाड़ी, ठीक है, संडासी, ये भी आपको पढ़ लेना। ये लोहे की चीज़ें हैं जो बनाई गई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए, देखिए ये जो चार्ट है, ठीक है, वे किसानों से कर लेते थे। अब ये सिंचाई से ही संभव था, राजस्व भी बढ़ा था, कृषि उत्पादन भी बढ़ा था। तो ये क्या है, ये कुछ परिवर्तन आए थे सिंचाई से रिलेटेड, ठीक है। अब देखियो, इसमें क्या किया गया था कि जो लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला कि इससे उत्पादन की, क्योंकि क्या था कि जो उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। अब कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। अब राजा ने क्या किया कि सिंचाई की योजना बनाई, धन खर्च किया। तो ऐसे ऐसे इसमें जो सिंचाई से रिलेटेड चेंजिंग आ गई थी। फिर देखिए, गांव में कौन लोग रहते थे। अब भाई गांव में जो उपमहाद्वीप है ये, इसमें क्या था कि जो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग, कितने, 3 तरह के लोग रहते थे। ओके, अब इनमें देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ये सीटेट में बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके, कि जो तमिल है, ये आया था एक बार क्वेश्चन कि जो तमिल में बड़े भूस्वामी उनको क्या बोला जाता था, ठीक है। तो भाई जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्ला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेल्ला। और साधारण जो हलवाई थे उनको उनवार बोला जाता था। और जो भूमिहर मजदूर थे, दास थे, उनको कड़ेसियार और अदमई। ये लाइंस आपको बार बार पढ़नी है कि जो तमिल है उसमें रहने, उस एरिया में रहने वाले जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्ला बोला जाता था। जो साधारण हलवाई होते थे, ठीक है,
उनको बोला जाता था उनवार। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो दास, कड़े, सियार और अदीमई कहलाते थे। ओके। अब देश के जो उत्तरी हिस्से हैं, देश के उत्तरी हिस्सों में क्या हुआ कि जो गांव का प्रधान व्यक्ति है वो क्या कहलाता था भाई, ग्राम भोजक। क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। अक्सर क्या होते थे कि एक ही परिवार के लोग इस पद पर क्या करते थे, कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ओके। यानी कि ये पद क्या है, एक तरह से ये लगा लीजिए आप, ये आनुवांशिक था। ठीक है। अब ग्राम भोजक के जो पद पर आमतौर पर कौन रहता था, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कौन होता था भाई, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कॉमनली क्या होता था कि जो इनकी जमीन होती थी ना, इनके दास और मजदूर इस पर काम करते थे। और इसके अतिरिक्त क्या होता था कि इफेक्टिव होने के कारण, प्रभावशाली होने के कारण, प्राय जो राजा हैं वो भी कर वसूलने का काम इन्हीं लोगों को सौंपते थे। ठीक है। ये न्यायाधीश का भी काम करते थे और कभी कभी किसका काम कर लेते थे, पुलिस का भी काम करते थे। अब देखिए, ग्राम भोजकों के अलावा भाई कुछ छोटे स्वतंत्र कृषक भी होते थे। कौन होते थे, स्वतंत्र कृषक, जिन्हें हम क्या बोलते थे, गृहपति बोलते थे। क्या बोलते थे, गृहपति। और इनमें जो है छोटे किसान भी होते थे ज़्यादातर। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी होते थे जिनके पास क्या होता था कि अपनी ज़मीन नहीं होती थी। वो क्या करते थे कि दास और कर्मकार आते थे इस श्रेणी में, और दूसरे जिन वो क्या करते थे कि दूसरे लोगों की ज़मीन पर काम करके ही अपनी जीविका चलाते थे। अब देखिए, ज़्यादातर गाँव में क्या होते थे, लोहार, कुम्हार, ठीक है, बढ़ई, बुनकर, ये भी कुछ शिल्पकार भी होते थे। ओके। अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है, तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको क्या बोलते हैं हम, संगम साहित्य। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एक बार कि जो संगम साहित्य है वो किसे बोलते हैं। तो जो तमिल की पुरानी रचनाएं हैं ना स्टूडेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, संगम साहित्य। और इनकी रचना कब हुई थी भाई, इनकी रचना अगर आपसे पूछने लगे एग्जामिनर तो 2300 साल पहले। कब हुई थी, 2300 साल पहले। इन्हें संगम क्यों कहा गया, बात आती है कि इन्हें संगम क्यों कहा गया, संगम साहित्य क्यों कहा गया इनको। तो भाई संगम साहित्य को इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरई के जो कवि सम्मेलन है उनमें इनका संकलन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, मदुरई जो है उनके कवि सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब देखिए नगर, अब हम पढ़ेंगे नगर के बारे में कि क्या कहती हैं जो कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। अब देखिए भाई, तुमने जातकों के बारे में पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था जातक क्या थे, जातक जो थी भाई वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कथाएं थी। ठीक है, ये वो कहानियाँ थी जो आम लोगों में प्रचलित थी। जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। ओके। देखिए वो मैंने स्किप कर दी है, वो आप वैसे पढ़ लेना किसी के पास अगर बुक हो तो। अब देखिए, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे, और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंबे या कहाँ पे सजाया जाता था स्टूडेंट्स, प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था ताकि लोग आए और उन्हें देखें। फिर बात करते हैं कि जो अध्याय 5 है उनमें अनेक ऐसे शहर, ठीक है, महाजनपद की राजधानी है जहाँ तुमने कुछ परकोटों से घिरे हुए देखा होगा इनको। तो देखिए, जैसे कि आपको ये ऊपर का चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये चित्र, ये क्या है भाई, ये यहाँ पर वलय कूप मिले हैं। ठीक है, देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, वलय कूप है। अब वलय कूप क्या होते हैं, ये जो है गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते हैं। ये आया था पेपर में एक बार सीटेट के में कि भाई जो वलय कूप होते हैं वो किन के लिए प्रयोग होते थे। तो भाई जो वलय कूप है वो गुसलखाने, ठीक है, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। ये लोगों के घरों में होते थे। कहाँ पर होते थे, लोगों के घरों में होते थे ये। अब महल, बाजार या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः क्या होता था कि ये किसके बने होते थे, ये भी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि वलय कूप किसके बने होते थे। तो ये जो है लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंट, छप्पर से बने होते थे। अब ये जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए, तो भविष्य में क्या है कि जो पुरातत्वविद है वो इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविक और यात्रियों के विवरणों के द्वारा भी पता चल जाता है। तो ये एक ऐसे विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी का है। अब देखिए, मैं आपको ये बाकी का जो
बचता है हमारा टॉपिक, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।